हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के सभी फिगर्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के सभी फिगर्स और फार्मूलाज को कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही ध्यान से और एंड तक इस वीडियो को देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम पहले टॉपिक से करेंगे, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उन दोनों के बीच का एक एंगल है थीटा, राइट। अब यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग b का प्रोजेक्शन a पे भी फाइंड कर सकते हैं और a का प्रोजेक्शन b पे भी फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली b का प्रोजेक्शन a पर है, जो कि b cos थीटा होगा, राइट। सिमिलरली ये a का प्रोजेक्शन b पे है, जो कि a cos थीटा। तो इसीलिए हमारा जो इक्वेशन होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हुआ वेक्टर a एंड वेक्टर b का स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब हम लोग अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट के लिए। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों ही यहाँ पर इक्वल होंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेसिकली यहाँ पर वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। उसके बाद लैम्बडा वेक्टर ए इन टू द ब्रैकेट लैम्बडा वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्बडा ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट, जहाँ पर लैम्बडा एक रियल नंबर है। तो ये सारे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हुए स्केलर प्रोडक्ट के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो फॉर यूनिट वेक्टर्स आई हैट जे हैट के हैट वी हैव। तो यूनिट वेक्टर्स तो हमें पता ही है, जैसे कि आई हैट होगा तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा, जे हैट वाई डायरेक्शन में, और के हैट जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो जब कोई भी आई हैट डॉट आई हैट करेंगे तो आई हैट डॉट आई हैट मतलब कि एक्स डायरेक्शन ही हुआ, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो फंक्शन हमारा कॉस फंक्शन आएगा, और कॉस ज़ीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों पैरेलल है और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली जे हेड डॉट जे हेड भी 1 आएगा, के हेड डॉट के हेड भी 1 आएगा। तो यहाँ पर कॉस 0 1, साथ ही साथ जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ तो 1 ही होगी, तो 1 इंटू 1 1, राइट। तो इसीलिए जो सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर 1 मिलेंगे। बट अगर हमारे पास अलग अलग स्केलर प्रोडक्ट है, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स है, और उनके स्केलर प्रोडक्ट अगर किए जाएँ तो आई हैट डॉट जे हैट कॉस 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आई हैट और जे हैट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0, तो इसीलिए पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगी। सिमिलरली जे हेड और के हेड भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सिमिलरली के हेड और आई हेड भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, राइट। जैसे कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, राइट। उसके बाद गिवन टू वेक्टर्स, मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए के कंपोनेंट है ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट एंड ए जेड के हैट। सिमिलरली वेक्टर बी, उसके यहाँ पर वेक्टर्स कंपोनेंट होंगे बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। अब उनका हम लोग यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट डॉट बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट, राइट। अब यहाँ पर उन्हीं वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे कि जो कि सेम यूनिट वेक्टर के साथ कोएफिशिएंट्स है। जैसे कि आई हेड डॉट आई हेड का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि आई हेड डॉट जे हेड करने जाएंगे तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ए वाई डॉट बी वाई ही मिलेगा, यहाँ पर ए जेड डॉट बी जेड ही मिलेगा, राइट। ओके, अब सेम वेक्टर्स का यहाँ पर अगर स्केलर प्रोडक्ट करें तो क्या आंसर मिलेगा ये देखेंगे। तो ए एक्स यहाँ पर प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर,
राइट। तो इस तरीके से दो सेम स्केलर प्रोडक्ट, दो सेम वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दूसरी तरीके से अगर फाइंड किया जाए तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस ज़ीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है, तो इसीलिए कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, सो इसीलिए ए डॉट ए स्क्वायर, राइट। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में कॉस फंक्शन आता है, और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए उसका मतलब कि कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थियरम। तो वर्क एनर्जी थियरम की अगर बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। अगर सिंपल डेफिनेशन में लिखा जाए तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, राइट। जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो बेसिकली वर्क डन के कारण है, और वर्क डन नेट फोर्स के कारण है, राइट। उसके बाद है टॉपिक वर्क, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स इस तरीके से थीटा एंगल पे लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, राइट। तो इस तरीके से फोर्स और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा है, और इस फोर्स की वजह से ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो डी जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें वर्क डन देगा, राइट। उसके बाद वर्क कब नहीं होगा, राइट, इसका डिस्कशन करेंगे। तो नो वर्क इज़ डन इफ़, पहले तो डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ भी नहीं होगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा, तो तब वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो फोर्स ना लगने की वजह से भी वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि वर्क डन बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री, और यहाँ पर एफ डी कॉस 90 उसकी वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, राइट। उसके बाद वर्क के डायमेंशन की बात करेंगे तो वर्क का डायमेंशन होगा m1 L2 T-2। बेसिकली वर्क किस वजह से होता है? जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, जब एनर्जी होगी तभी ही वर्क हो पाएगा, इसीलिए वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम है m1 L2 T-2। अब वर्क का ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए तो उसका ऐसा यूनिट भी एनर्जी जैसा ही है, जूल, और सिंबल है कैपिटल जे। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक मीनिंग होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है जो भी एनर्जी पजेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो के इज इक्वल टू हाफ एम वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, राइट। यहाँ पर कॉस ज़ीरो आए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये समझने के लिए हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पे जो जिसका नेट फोर्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई टू एक्स एफ, राइट। तो यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर यहाँ एक्स आई टू एक्स एफ का एरिया अगर फाइंड किया जाए तो एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, राइट। अब ये जो डेल्टा एक्स है वो बेसिकली बहुत ही छोटे स्मॉल एलिमेंट के लिए है, इसका पर्टिकुलर इसका एरिया हमने यहाँ पर लिखा है, बट हमें तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लोग स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि पर्टिकुलर वर्क डन फॉर स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट कितना है dx जितना है, राइट। अब उसके बाद पूरा टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। तो वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई टू एक्स एफ वाई सिग्मा, सिग्मा एक टाइप का समेशन है, राइट। तो सारे छोटे छोटे यहाँ पर एरिया उसका समेशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट।
सो W इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो सिग्मा एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब सिग्मा की जगह हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑल ओवर फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा बाय द वेरिएबल फोर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थियरम सिंपल है, के एफ माइनस के आई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स एफ टू एक्स आई एफ डी एक्स, राइट। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला बेसिकली वर्क डन की ही है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो कि वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक फॉर्मूला है यहाँ से स्टार्ट होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जहाँ पर वी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मान लीजिए कि ये जो डी एक्स है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाए और इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो बेसिकली एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ और यहाँ पर वी आई टू वी एफ, तो ये बेसिकली फॉर्मूला हमें मिली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये एक जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है, तो वो बेसिकली यहाँ पर वर्क डन के फॉर्म में मिला हमें, राइट। उसके बाद द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में, मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, तो एज ए रिजल्ट दोनों का समेशन ज़ीरो होगा, तो एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, इस हिसाब से यहाँ पर आंसर हमें ज़ीरो मिलता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन, राइट। एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना, एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो फिक्स रहता है यहाँ पर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यस। अब मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो h हाइट पे है और वो फ्री फॉल कर रहा है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी mgh, फिर हाफ मतलब कि यहाँ पर बीच में कहीं पर उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और लास्ट में जब एंड ग्राउंड पे पहुँच ही रहा है तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, और ये है उसकी फॉर्मूला हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो सबसे एट लास्ट मोमेंट उसकी स्पीड क्या होगी, तो वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, और हाफ मिड वे में उसकी जो स्पीड होगी वो होगी वी एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी ब्रैकेट एच माइनस स्मॉल एच। उसके बाद अगला टॉपिक है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, राइट। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर समझना है, तो पहले यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन में होने की वजह से वहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एफ एस यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो नेगेटिव है, तो उसके अपोजिट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव हो गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर वाइस वर्सा जैसा एक रिलेशन है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो फोर्स है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट, और नेगेटिव वे में भी हमें सेम कॉन्सेप्ट सेम मैग्नीट्यूड में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली एरिया कितना कवर हुआ, तो एरिया इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम स्क्वायर अपॉन टू, राइट। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि ग्राफिकल वे में है, राइट। जितना एनर्जी यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, राइट, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो उसके अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, राइट, टोटली डिफरेंट। तो टोटल अगर इन दोनों का यहाँ पर समेशन किया जाए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और अगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो पहला जो फॉर्म है वो है हीट,
राइट। तो हीट बेसिकली कहाँ से जनरेट होती है? हीट, तो द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। अब जब हम लोग किसी भी मशीनरी में फ्रिक्शन होता है, राइट, तो ये एक टाइप का लॉस ही हुआ, वहाँ पर हीट जनरेट होती है। जैसे कि जो मोटर है जो पानी को ऊपर चढ़ाती है, वो मोटर बहुत ही गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? फ्रिक्शन की वजह से, राइट। तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बेसिकली जब कभी भी हम लोग अपने जो पाम्स हैं उसको रब करते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो जो हीट एनर्जी है वो कभी कभी फ़ायदेमंद भी रहती है और कभी कभी नुकसानी भी करती है, राइट। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के दो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला है एक्सोथर्मिक एंड दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी एंड एंडोथर्मिक में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, राइट। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि एक टाइप का फॉर्म ऑफ करंट, करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, राइट। उसके बाद मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी, उसका जो सोर्स है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद अगला टॉपिक है पावर। तो बेसिकली जो पावर है उसकी फॉर्मूला P इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, राइट। ये सबसे बेसिक जनरल फार्मूला है पावर के लिए, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर है वी। डायमेंशन ऑफ पावर तो वो होगा m1L2T-2 एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो वो होगा वाट, ब्रैकेट में उसका जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल W। उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉलिजन के बारे में। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉल दूसरे बॉल जो कि रेस्ट पे है उससे टकराता है, राइट। तो इनिशियल जो बॉल की जो स्पीड है वो है v1i और यहाँ पर स्पीड है 0। अब वो टकराने के बाद दो डायरेक्शन में यहाँ पर बॉल जाती है। पहली m1, उसकी फाइनल स्पीड है v1f एंड m2 उसकी फाइनल स्पीड है v2f। तो जब कॉलिजन वन डायमेंशन होगा सिर्फ, तो उसकी फॉर्मूला होगी v1f इज इक्वल टू फाइनल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। v1i क्या है? तो फर्स्ट बॉल की इनिशियल स्पीड, राइट। सिमिलरली v2f की अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये कॉलिजन इन वन डायमेंशन हुआ। अब उसके दो केसेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट केस है टू मास आर इक्वल, राइट। तो v1f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब दो मास इक्वल होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो v1f कम्प्लीटली 0। और दो मास जब इक्वल होंगे तो ये 2m1 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 कैंसिल, तो v2f इज इक्वल टू v1i। और v1i मतलब के इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल, राइट। दूसरे केस की अगर बात करें तो m2 बहुत ही मैसिव है m1 की कंपैरिजन में, तो तब यहाँ पर हम लोग जो m1 है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर m1 नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी m1 नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो m2 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ माइनस v1i बचा। तो v1f इज़ नियरली इक्वल टू माइनस v1i, मतलब कि जो फाइनल स्पीड है फर्स्ट बॉल की दैट इज़ नियरली इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। और v2f, तो v2f यहाँ पर 0 हो जाएगा, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर m1 को हम लोग जो है नेगलेक्ट कर देंगे, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट 2m1 v1i अपॉन m2, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि m2 बहुत ही बढ़ जाएगा। और जब कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कंपैरिजन में बहुत ही मैसिव होगा तो वहाँ पर v2f ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। उसके बाद है कॉलिजन इन टू डायमेंशंस, राइट। मान लीजिए कि कॉलिजन हो रहा है और टू डायमेंशन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तो तब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मिलेगी हाफ mv1i स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2v2f स्क्वायर, राइट। क्योंकि जो यहाँ पर इनिशियल केस है उसमें जो सेकंड बॉल थी वो रेस्ट पे थी, इसीलिए उसका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। बट आफ्टर कॉलिजन दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, इसीलिए उनका इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बेसिकली चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर के फिगर्स,
फार्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी इक्वेशंस थे, जितने भी फार्मूलाज थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.